गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। शुरू करते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट इंस्ट्रूमेंटेशन एंड मेजरमेंट्स। सबसे पहले है मेजरमेंट सिस्टम। मैं ज़्यादा टाइम इसके अंदर वेस्ट नहीं करने वाला। एक सिंपल ब्लॉक डायग्राम जिसका आपको आइडिया होना चाहिए। प्राइमरी सेंसिंग एलिमेंट इसमें क्या होता है, एक ट्रांसड्यूसर टाइप चीज होती है जो एक फिजिकल फिनोमेना को एक इलेक्ट्रिकल फिनोमेना में कन्वर्ट करती है। बेसिकली एक सेंसिंग एलिमेंट है, सेंसर कह सकते हैं इसे। सेंसर और ट्रांसड्यूसर में क्या फर्क है? सेंसर हमारा रिलेट करता है फिजिकल फिनोमेना से और ट्रांसड्यूसर हमारा रिलेट करता है इलेक्ट्रिकल फिनोमेना से। नेक्स्ट वेरिएबल कन्वर्जन एलिमेंट क्या है? उसको एक सेकंड फॉर्म में कन्वर्ट होता है जिसकी हमें ज्यादा जरूरत है। मैनिपुलेशन एलिमेंट जैसे एम्पलीफायर हो गया। ट्रांसमिशन एलिमेंट डाटा को ट्रांसमिट करने के लिए। प्रेजेंटेशन जैसे सीआरओ, और कई बार स्टोरेज के लिए जरूरत पड़ती है तो स्टोरेज एलिमेंट हो जाता है। कि बेसिक मेजरमेंट सिस्टम का ब्लॉक डायग्राम है। ये एग्जाम में नहीं आने वाला, एक जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है कैरेक्टरिस्टिक्स। तो कैरेक्टरिस्टिक्स को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, स्टैटिक एंड डायनामिक। स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स कौन से होते हैं? आर द कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर मेजरमेंट ऑफ क्वांटिटीज दैट आर कांस्टेंट और वेरी स्लोली विद टाइम। यानी वो कैरेक्टरिस्टिक्स जिनके अंदर हम क्वांटिटीज, उन क्वांटिटीज को मेजर करेंगे जो या तो कांस्टेंट है या बहुत धीरे टाइम के साथ वेरी करती है। जबकि डायनेमिक के अंदर फॉर रैपिडली वेरिंग क्वांटिटीज। अब स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सी हैं? एक्यूरेसी, सेंसिटिविटी, रिप्रोड्यूसिबिलिटी, ड्रिफ्ट, स्टैटिक एरर एंड डेड जॉब। एंड डायनेमिक स्पीड ऑफ रिस्पांस, फिडेलिटी, लैग, डायनेमिक एरर। आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ क्वांटिटीज ब्लू में लिखी हुई है और कुछ रेड में। तो जो ब्लू वाली क्वांटिटीज है वो हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो हमारी डिजायरेबल है, और जो रेड वाली कैरेक्टरिस्टिक्स है वो हमारी अनडिजायरेबल है। तो अब हमें ये सब देखना है कि इनकी डेफिनेशंस क्या है। एक्यूरेसी किसे कहते हैं, सेंसिटिविटी किसे कहते हैं, रिप्रोड्यूसिबिलिटी किसे कहते हैं। और एग्जाम्स के अंदर या तो इनके ऊपर एक स्मॉल बेसिक न्यूमेरिकल आएगा, या इनके सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर बनते हैं, क्वेश्चन 2 और 3 क्वेश्चन मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि ये कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर ही आएंगे। ओके, तो इसे आप ध्यान से कीजिएगा। तो सबसे पहले कुछ डेफिनेशंस है, बेसिक डेफिनेशंस है कि ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू हमारी कौन सी होती है? ट्रू वैल्यू जो एक्चुअली में किसी भी क्वांटिटी की वैल्यू है उसे हम ट्रू वैल्यू कहते हैं। बट इस वैल्यू को हम मेजर नहीं कर सकते, इसलिए इसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, इट इज द एवरेज ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ मेजर्ड वैल्यूज। यानी एक क्वांटिटी को जब हम इनफाइनाइट बार मेजर करेंगे तो जो उनका एवरेज है उसे हम ट्रू वैल्यू मान के चलते हैं। बट प्रैक्टिकली ये इम्पॉसिबल है, इसलिए हम इसे बेस्ट मेजर्ड वैल्यू भी कह सकते हैं। स्टैटिक एरर क्या होगा? जिस वैल्यू को हम मेजर करेंगे और जो उसकी एक्चुअल वैल्यू होनी चाहिए थी, उन दोनों के बीच के डिफरेंस को हम स्टैटिक एरर कहते हैं। एग्जांपल लेके चलते हैं कि अगर हमारा 2 एम्पियर का एरर है और वो 1000 एम्पियर के अंदर है, 2 एम्पियर का एरर, तो it does not indicate any accuracy. That means static error is not solely responsible for indicating the accuracy of the system. Means 2 ampere is not a big deal in 1000 ampere. So we do relative static error. What static error it indicates accuracy. तो relative static error क्या होती है? Static error upon true value, यानी स्टैटिक एरर ट्रू वैल्यू के अकॉर्डिंगली जो भी आएगी उसे हम कहते हैं रिलेटिव स्टैटिक एरर। अब स्टैटिक करेक्शन क्या है? इट इज द नेगेटिव ऑफ स्टैटिक एरर। यानी अगर सपोज किसी चीज में 2 एम्पियर कम है तो ठीक कैसे होगा उसके अंदर 2 एम्पियर बढ़ाने के बाद, तो उसका नेगेटिव। तो स्टैटिक करेक्शन क्या है? नेगेटिव ऑफ स्टैटिक एरर। नाउ नेक्स्ट डेफिनेशन इज स्केल रेंज। स्केल रेंज क्या होती है? दो चीजें हैं, स्केल रेंज एंड स्केल स्पैन। इन दोनों का डिफरेंस बहुत जरूरी पता होना चाहिए आपको। मैक्सिमम वैल्यू दैट कैन बी मेजर्ड इज अ स्केल रेंज। सपोज एक एमीटर है जो 0 से 5 एम्पियर का करंट मेजर करता है, तो जो 5 एम्पियर है वो रेंज है। स्केल स्पैन क्या है? मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। सपोज एक थर्मोमीटर है कैलिब्रेटेड बिटवीन 200 से 500 डिग्री सेल्सियस, तो इसकी रेंज तो होगी 500 जो कि मैक्सिमम वैल्यू दैट कैन बी मेजर्ड, एंड स्पैन हो गया इसका 200 से 500। दैट मींस 500 minus 200 is equal to 300. So there is a big difference between scale range and scale span.
नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है वो है रेंज ऑफ एरर। रेंज ऑफ एरर क्या होती है? एवरेज वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। ओके, तो ये बेसिक बेसिक फॉर्मूलाज है, आप इन्हें याद रख सकते हैं। साथ में लिमिटिंग एरर, लिमिटिंग एरर क्या होती है? एक्चुअल वैल्यू माइनस नॉमिनल वैल्यू ऑफ अ नॉमिनल वैल्यू। ओके, नाउ नेक्स्ट डेफिनेशन, एक्यूरेट विद इन x%। हम काफी बार अपनी सिस्टम को ऐसे डिफाइन कर देते हैं, इट इज एक्यूरेट विद इन प्लस माइनस 2% ऑफ इंस्ट्रूमेंट स्पैन एट ऑल पॉइंट्स ऑन द स्केल अनलेस एंड अदर स्पेसिफाइड। बट ऑफन एक्यूरेसी इज बेस्ड अपॉन इंस्ट्रूमेंट रेंज। अब हम अपनी एक्यूरेसी को इंस्ट्रूमेंट रेंज में भी डिफाइन कर सकते हैं और इंस्ट्रूमेंट स्पैन पे भी। तो ये दोनों स्पेसिफिकेशन, वन बेस्ड अपॉन स्पैन एंड अदर ऑन रेंज, डिफर ग्रेटली। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं एग्जाम के लिए, a thermometer is calibrated 100 degree Celsius to 150 degree Celsius. The accuracy is specified within plus minus 0.5%। यानी यहाँ पे हम स्पैन ऑफ थर्मोमीटर के बेसिस पे ये प्लस माइनस 0.5% कह रहे हैं। कई बार ये फुल रेंज के ऊपर कहा होता है, कई बार ये स्पैन के ऊपर कहा होता है। तो इस टाइम स्पैन के ऊपर है। तो अब हमें निकालना है इसका मैक्सिमम स्टैटिक एरर। स्पैन ऑफ थर्मोमीटर क्या होगा? 50 डिग्री सेल्सियस। मैक्सिमम स्टैटिक एरर क्या है? प्लस माइनस 0.5%। तो हमारा आंसर आ गया प्लस माइनस 0.25 डिग्री सेल्सियस। ओके, नेक्स्ट है रिप्रोड्यूसिबिलिटी एंड रिपीटेबिलिटी। ये दोनों की डेफिनेशंस काफी एक दूसरे से लिंक हैं। तो रिप्रोड्यूसिबिलिटी को हम कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज द डिग्री ऑफ क्लोजनेस विद व्हिच अ गिवन वैल्यू मे बी रिपीटेडली मेजर। इसके अंदर क्या होता है? नॉर्मल यूजर डिफरेंस होता है, इंस्ट्रूमेंट सेम होता है। इट इज स्पेसिफाइड इन टर्म्स ऑफ स्केल रीडिंग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। इट इंडिकेट्स द कंसिस्टेंस ऑफ मेजरमेंट प्रोसेस। एंड रिपीटेबिलिटी क्या है? इट इज द वेरिएशन ऑफ स्केल रीडिंग। दोनों में डिफरेंस ध्यान से नोट कीजिए। इट इज स्पेसिफाइड इन टर्म्स ऑफ स्केल रीडिंग बट इट इज द वेरिएशन ऑफ स्केल रीडिंग। तो इसमें सेम यूजर सेम इंस्ट्रूमेंट, इट इंडिकेट्स हाउ कंसिस्टेंट इज द यूजर। एंड बेसिकली रिपीटेबिलिटी इज रैंडम इन नेचर। तो जो रैंडम एरर्स आती हैं उसके कारण ये रैंडम इन नेचर है। नेक्स्ट है इट इज डिफाइंड ओवर रिप्रोड्यूसिबिलिटी, वेरिएशन ऑफ आउटपुट विद द गिवन इनपुट ओवर टाइम। परफेक्ट रिप्रोड्यूसिबिलिटी मींस जीरो ड्रिफ्ट। नाउ एक्यूरेसी एंड प्रिसिजन इज द टू मेन डेफिनेशंस ऑफ द इंस्ट्रूमेंटेशन सब्जेक्ट। अब एक्यूरेसी क्या है? It is the closeness with which an instrument reading approaches the true value of the quantity being measured. हम कितनी क्लोजली ट्रू वैल्यू को मेजर कर रहे हैं उस चीज को हम कहते हैं एक्यूरेसी। एंड प्रिसीजन इज द मेजर ऑफ डिग्री ऑफ एग्रीमेंट विद इन अ ग्रुप ऑफ मेजरमेंट्स। सपोज हमें 10 मेजरमेंट ले रहे हैं तो 10 कितनी क्लोज आ रही हैं, उस चीज का नाम है प्रिसीजन। अब एक्यूरेसी वर्सेस प्रिसीजन। First important point is accuracy can be improved by calibration, but precision can't be improved. And second main point is precision is necessary, but not sufficient condition of accuracy. For example, एक example लेते हैं। Suppose हम 1 एम्पियर का 1000 पार्ट तक हमने कैलिब्रेट किया हुआ है, बट अगर हमने उसकी जीरो एडजस्टमेंट सही से नहीं की तो जो रिजल्ट देगा वो एक दूसरे के साथ मैच तो करेंगे बट रिजल्ट एक्यूरेट नहीं होंगे। यानी उनकी प्रिसीजन तो अच्छा होगा बट रिजल्ट हमारे एक्यूरेट नहीं होंगे। तो इसलिए हमारी प्रिसीजन नेसेसरी कंडीशन तो है बट एक्यूरेट कंडीशन नहीं है। आगे प्रिसीजन के भी दो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, एक कंफर्मिटी यानी रिजल्ट्स एक दूसरे को कंफर्म करने चाहिए, काफी सारे रीडिंग्स जो लेंगे, एंड सिग्निफिकेंट फिगर। जितनी ज्यादा हमारी फिगर्स होंगी उतनी ज्यादा हमारा प्रिसीजन होगा। बट ये कंडीशंस भी सफिशिएंट कंडीशन नहीं है बट नेसेसरी कंडीशन है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टैटिक सेंसिटिविटी। ये कैसे डिफाइन करते हैं? इट इज द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आउटपुट सिग्नल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ इनपुट सिग्नल बीइंग मेजर्ड एंड इट मस्ट बी हाई। नेक्स्ट लिनियरिटी, आउटपुट मस्ट बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनपुट। बट इसका मतलब ये नहीं है कि जो नॉन लीनियर कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो एक्यूरेट नहीं है, वो भी एक्यूरेट हो सकते हैं। बट सिंप्लिसिटी के लिए हमें चाहिए कि जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स है वो लीनियर हो ताकि हम अपने रिजल्ट्स को आराम से कैलिब्रेट कर पाए। परसेंटेज लीनियरिटी क्या है? इट इज अ डेविएशन फ्रॉम लीनियरिटी।
जो लीनियरिटी से डेविएशन होते हैं उसे हम एक्सप्रेस करते हैं परसेंट लीनियरिटी के थ्रू। तो इसे डिफाइन कैसे करेंगे? इट इज द मैक्सिमम डेविएशन इनटू 100 अपॉन फुल स्केल। ओके, नेक्स्ट है हिस्टेरिसिस। हिस्टेरिसिस को कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज द नॉन इंसिडेंस ऑफ लोडिंग एंड अनलोडिंग कर्व। जब हम लोडिंग करते हैं सपोज ये इस पाथ से गया, और जब हम इसकी अनलोडिंग करेंगे सर्किट की वो इस पाथ से आएगा, तो ये दोनों पाथ जो कोइंसाइड नहीं हो रहे, इसके कारण एक यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है, इस चीज को हम कहते हैं हिस्टेरिसिस। ठीक है, और ये किसके कारण होती है? बिकॉज ऑफ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये क्या कहता है? कोई भी प्रोसेस पूरे वर्ल्ड में रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं है, कुछ ना कुछ उसके अंदर कमी रह जाती है। नेक्स्ट है थ्रेशोल्ड। थ्रेशोल्ड क्या है? इट इज द मिनिमम इनपुट वैल्यू आफ्टर व्हिच चेंज इन इनपुट अफेक्ट्स द आउटपुट। थ्रेशोल्ड बेसिक डेफिनेशन है, आपको पता ही होगा। ऐसे ही डेड टाइम। डेड टाइम क्या होता है? टाइम रिक्वायर्ड बाय मेजरमेंट सिस्टम टू बिगिन टू रिस्पॉन्ड। कुछ टाइम तक हमारा सिस्टम रिस्पॉन्ड नहीं करता स्टार्ट होने के बाद, और जिस टाइम तक वो रिस्पॉन्ड नहीं करता उस चीज को हम कहते हैं डेड टाइम। और जिस वैल्यू तक रिस्पॉन्ड नहीं करता, जिस चेंज इन वैल्यू तक, जैसे डिफाइंड एज द लार्जेस्ट चेंज ऑफ इनपुट क्वांटिटी फॉर व्हिच देयर इज नो आउटपुट, उस चीज को हम कहते हैं डेड जॉब। तो ये वैल्यू है हमारी एक्स एक्सिस की, और ये वैल्यू है हमारी वाई एक्सिस। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन के ऊपर एक क्वेश्चन में पक्का मान सकता हूँ, इंस्ट्रूमेंटेशन से पक्का आएगा 110%। तो रेजोल्यूशन किसे कहते हैं? इट इज द स्मॉलेस्ट इंक्रीमेंट इन इनपुट व्हिच कैन बी डिटेक्टेड बाय इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड एज रेजोल्यूशन। इस डेफिनेशन को आप हमेशा याद रखेंगे। बेसिक न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं कि आपकी फुल स्केल डिफ्रेक्शन इतनी है, फुल रेंज इतनी है, उसका रेजोल्यूशन बताओ, तो सिंपल डिवाइड से आप निकाल सकते हैं इसका रेजोल्यूशन क्या है। नेक्स्ट है लोडिंग इफेक्ट। जो सेकंड इंपॉर्टेंट 110% क्वेश्चन आने का चांस है वो है लोडिंग इफेक्ट्स के ऊपर। लोडिंग इफेक्ट क्या होते हैं? ये एक सिस्टम की इनकैपेबिलिटी है, सपोज हमें करंट मेजर करना है, तो जिस डिवाइस यानी एमीटर से हम करंट मेजर करने की कोशिश करेंगे वो सर्किट का पार्ट बन जाता है। तो सर्किट का पार्ट बनने से ना, तो सर्किट के करंट को ही चेंज कर देता है जिसे हम मेजर करना है, यानी वो उसमें से सिग्नल को, एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करता है, वो सिग्नल को डिस्टॉर्ट कर देता है। तो इससे कारण आइडियल मेजरमेंट्स इम्पॉसिबल हो जाती है। इस चीज को हम कहते हैं लोडिंग इफेक्ट्स। अब लोडिंग इफेक्ट्स दो टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स के कारण आ सकते हैं। एक तो शंट कनेक्टेड यानी पैरेलली कनेक्टेड इंस्ट्रूमेंट्स, फॉर एग्जांपल वोल्टमीटर, एंड सीरीज कनेक्टेड इंस्ट्रूमेंट्स, फॉर एग्जांपल एमीटर। तो सबसे पहले हम देखते हैं लोडिंग इफेक्ट्स और उनकी वैल्यूज और उनको हटाने का तरीका। ओके, तो सपोज ये आपका कोई सर्किट था और इसके अंदर आपको इस पॉइंट के क्रॉस वोल्टेज मेजर करनी है, और आपने यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट लगा दिया जिसका जो इंटरनल इंपीडेंस है एज ए वो लोड इंपीडेंस एक्ट करेगा। ठीक है, तो लोडिंग इफेक्ट के कारण जो वोल्टेज आएगी यहाँ पे, वो वोल्टेज जबकि ई नोड आनी चाहिए थी उसकी बजाय आएगी ई नोड अपॉन 1 प्लस जेड नोड बाय जेड एल। तो ये वोल्टेज कुछ कम हो गई। अब इस चीज को हम कहते हैं लोडिंग इफेक्ट। अब अगर हमें ये दोनों वोल्टेज सेम चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा? इस चीज को 1 करना पड़ेगा। इस चीज को 1 करने का मतलब है हमारा जेड एल हमारा बहुत ज्यादा बड़ा होना चाहिए एज कंपेयर टू जेड नोड। अब जेड एल क्या है हमारा? इट इज द इनपुट इंपीडेंस ऑफ द वोल्टमीटर ऑफ द पैरेलल कनेक्टेड इंस्ट्रूमेंट, एंड जेड नोड क्या है हमारा? ये आउटपुट इंपीडेंस ऑफ द सर्किट, इसके अक्रॉस हमें वोल्टेज मेजर करनी थी। सो ये आपका रिजल्ट आ गया। इनपुट इंपीडेंस ऑफ इंस्ट्रूमेंट ZL should be very high as compared to the output impedance of the source. ओके, ऐसे ही अगर सीरीज कनेक्टेड लोड है तो इस केस के अंदर हमारी करंट की वैल्यू क्या आएगी? IL is equal to I नोड अपॉन 1 प्लस ZL बाय Z नोड, जबकि आनी चाहिए थी हमारी I नोड। तो इसको I नोड बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? Z नोड को बहुत बड़ा करना पड़ेगा एज कंपेयर टू ZL। तो ZL हमारा बहुत मिनिमम होना चाहिए। अब अगर इसको कंसेप्चुअली देखें, अगर आपको इसको याद रखना है तो सिंपल सी बात है, एमीटर का रेजिस्टेंस सीरीज के अंदर ऐड होगा। तो अगर सीरीज के अंदर रेजिस्टेंस ऐड होगा, सर्किट का नेट करंट चेंज हो जाएगा, तो इसका रेजिस्टेंस हमारा 0 होना चाहिए। इसका रेजिस्टेंस क्या हमारा ZL, तो ये अराउंड 0 होना चाहिए और आउटपुट इंपीडेंस हमारा
ज्यादा होना चाहिए सर्किट। तो इसे आप चीजों को याद रख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इनके ऊपर ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि फॉर द आइडियल एमीटर द इंटरनल रेजिस्टेंस मस्ट बी, फॉर द आइडियल वोल्टमीटर द इंटरनल रेजिस्टेंस मस्ट बी। ओके, इस टाइप के आप न्यूमेरिकल्स को और इस टाइप के आप क्वेश्चंस को आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्पीड ऑफ रिस्पॉन्स। ये अब हमारे डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक्स आ गए। इट इज द रैपिडिटी विद व्हिच एन इंस्ट्रूमेंट रिस्पॉन्स टू चेंजेस इन द मेजर्ड क्वांटिटी। ये क्या होनी चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा सिस्टम जल्दी से जल्दी जो इनपुट पे चेंजेस आ रहे हैं उनको आउटपुट में रिफ्लेक्ट करे। ऐसे ही रिस्पॉन्स टाइम, ये क्या होता है, टाइम रिक्वायर्ड बाय इंस्ट्रूमेंट और सिस्टम टू सेटल टू इट्स फाइनल स्टेडी स्टेट पोजीशन आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ इनपुट। यानी इंस्ट्रूमेंट कितना टाइम लेता है सिस्टम को सेटल होने में फाइनल स्टेडी स्टेट पोजीशन पहुंचने के लिए एक इनपुट लगाने के बाद, ये हमारा कम होना चाहिए। नेक्स्ट है मेजरिंग लैग, डिफाइंड एज अ डिले इन द रिस्पांस ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट। ये हमारा होना ही नहीं चाहिए कोई लैग। ऐसे ही फिडिलिटी, फिडिलिटी क्या है, इट इज डिफाइंड एज द एबिलिटी ऑफ सिस्टम टू रिप्रोड्यूस द आउटपुट इन द सेम फॉर्म एज इनपुट। यानी हमारा सिस्टम 100% होनी चाहिए फिडिलिटी उसकी। ओके, नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स एग्जाम में आते हैं वो आते हैं पावर मेजरमेंट्स के ऊपर। तो सबसे पहला है 3 वाटमीटर मेथड। इनके अंदर क्या होता है, 3 वाटमीटर्स यूज होते हैं, तीनों फेस के अंदर एक एक लगा होता है और जो टोटल पावर होती है वो सबका एडिशन होती है। वो क्या है 3Vp.Ip into cos थीटा। नेक्स्ट है 2 वाटमीटर मेथड। ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है और ये एप्लीकेबल होता है डेल्टा और स्टार कनेक्टेड लोड के लिए। इसके अंदर टोटल पावर क्या आती है, √3VLIL cos थीटा, और इसके अंदर जो थीटा है वो हम निकाल सकते हैं √3P2 - P1 upon P2 plus P1। अब आपके पास न्यूमेरिकल कैसे आते हैं इसके सेकंड लेवल के, इसके अंदर क्या गिवन होता है, आपको 2 पावर्स गिवन होती है P1 एंड P2, यानी दोनों वाटमीटर्स की रीडिंग, और आपको कहा जाता है कि सिस्टम का पावर फैक्टर निकालो। पावर फैक्टर क्या है, cos ऑफ थीटा। तो टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू √3 से आप यहाँ से आप निकाल सकते हो थीटा, और थीटा को cos थीटा पुट करके आप सिस्टम का पावर फैक्टर निकाल सकते हो। तो ये 2 टाइप के क्वेश्चन इसके अंदर बन जाते हैं। नेक्स्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनता है इसके ऊपर, वो बनता है रिएक्टिव पावर मेजरमेंट्स। इसकी यूनिट्स पूछ सकते हैं कि रिएक्टिव पावर मेजरमेंट्स क्या है, वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव, किसके थ्रू मेजर करते हैं, सिर्फ वाटमीटर के थ्रू मेजर करते हैं, और ये होती कितनी है, √3VL sin थीटा। तो जितनी भी हमारी, मैंने आपको बताया था 3 नेटवर्क थ्योरी कराते हुए 3 टाइप की पावर है, एक सिंपल VI, एक VI cos थीटा, एक VI sin थीटा। तो ये उसी के थ्रू है। सिर्फ आप √3 का फैक्टर और 3 का फैक्टर याद रख सकते हो। 2 वाट में याद रखने के लिए हमेशा √3 है, और 3 वाट के अंदर हमेशा सिंपल 3 है। ओके, अब अगर हाई फ्रीक्वेंसी पे पावर मेजर करनी है तो उसके 2 मेथड है, एक बोलोमीटर है, कैलोरीमीटर। तो बोलोमीटर इज अ जनरली यूज्ड मेथड, इसे आप याद रख सकते हैं कि वर्किंग आपसे कोई नहीं पूछने वाला। सिमिलरली ब्रिज सर्किट्स, सबसे पहला सर्किट है ब्रिजस्टोन ब्रिज, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये किस रेंज में काम करता है, 1 ओम टू लो मेगा ओम रेंज के अंदर। इसकी लिमिटेशन क्या है कि ये लो रेजिस्टेंस को मेजर नहीं कर सकता, क्योंकि जो लीड्स और कॉन्टैक्ट्स के रेजिस्टेंस है वो एप्रिशिएबल हो जाते हैं। ओके, इसके अंदर में R1 R2 के पोजीशंस ध्यान रखना, क्योंकि अगर इनकी पोजीशंस बदलोगे तो इनके जो ये रेशियो है वो भी बदल जाएगी। तो बेसिकली इसके अंदर चाहिए कि हमारी ये डिफ्लेक्शन नल होनी चाहिए, तब हमारा ब्रिज बैलेंस होता है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मुझे पता है आप से 90% बच्चे इनको क्रैम करते हैं रिजल्ट को, R/RX = R1/R2, और जब एग्जाम में जाते हैं इनकी पोजीशन चेंज होती है और वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैं आपसे कहूँगा या तो इस वैल्यूज को याद ना रखें आप, और कंसेप्चुअली इसको डिराइव करें, जो कि पेपर में आपके पास इतना टाइम नहीं होगा, या फिर इस सर्किट के साथ इस वैल्यू को याद रखें। तो आने वाली स्लाइड्स के अंदर मैं डायग्राम तो आपको दिखाऊंगा, बट इनकी वैल्यू नहीं लिखूंगा, क्योंकि उन वैल्यूज को लिखने के बाद आपको नुकसान ही होगा। नेक्स्ट है केल्विन ब्रिज। केल्विन ब्रिज हमारा लो रेजिस्टेंस मेजरमेंट के लिए यूज होता है 0.1 ओम से 1 ओम, और ये मॉडिफिकेशन है ब्रिजस्टोन ब्रिज का। इसके अंदर जो कंटैक्ट और लीड रेजिस्टेंस का रेजिस्टेंस होता है वो अफेक्ट नहीं करता रिजल्ट। नेक्स्ट ब्रिज है मैक्सवेल ब्रिज। मैक्सवेल के लास्ट में एल आ रहा है, एल का मतलब इंडक्टेंस, तो मैक्सवेल हमारा इंडक्टेंस को इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटेंस मेजर करता है।
और ये सुटेबल है सिर्फ मीडियम क्यू कॉइल्स के लिए, यानी जिनका क्यू मतलब क्वालिटी फैक्टर 1 से 10 के बीच में है, और ये लो क्यू कॉइल्स को नहीं निकाल सकता। फिर आता है हे ब्रिज, इट इज यूज्ड फॉर मेजरिंग इंडक्टेंस हैविंग क्यू ग्रेटर देन 10। नेक्स्ट कैपेसिटेंस का मेजरमेंट, शेयरिंग ब्रिज एंड डी-सोटी ब्रिज। शेयरिंग ब्रिज सबसे ज्यादा यूज होता है हमारा कैपेसिटेंस को मेजर करने के लिए, और डी-सोटी ब्रिज को हम यूज कम करते हैं क्योंकि ये सिर्फ परफेक्ट कैपेसिटर्स के लिए यूज किया जाता है और कैपेसिटर्स मोस्टली इम्परफेक्ट होते हैं। ओके, जो नेक्स्ट सबसे मेन टॉपिक है वो है ऑसिलोस्कोप। इसके अंदर से मैं कम से कम 2 से 3 क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर रहा हूँ एग्जाम के अंदर, और वो भी थ्योरेटिकल क्वेश्चंस। तो फिलहाल मैं सिर्फ आपको जनरल इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ स्लाइड के अंदर। इट मेजर्स वाइड वैरायटी ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स एंड एम्पलीट्यूड ऑन वर्टिकल एक्सिस एंड टाइम ऑन हॉरिजॉन्टल एक्सिस। ऑसिलोस्कोप व्हिच कैन स्टोर द सिग्नल आर कॉल्ड स्टोरेज स्कोप। तो एक ही क्वेश्चन आ सकता है थ्योरेटिकल कि उस क्या हमारा ऑसिलोस्कोप रिजल्ट्स को स्टोर कर सकता है? तो हाँ। सीआरटी जो हमारा मेन पार्ट है ऑसिलोस्कोप का, अब उसके ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं। तो एक बेसिक डायग्राम है, इसके अंदर क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन बन होती है जो इलेक्ट्रॉन का एमिट करती है, यहाँ से ग्रिड इनको डायरेक्ट करती है, फिर प्री एक्सेलरेटिंग एनोड से होते हैं इलेक्ट्रॉन्स एक्सेलरेट होते हैं, फोकस होते हैं, उसके बाद डिफ्लेक्टिंग प्लेट है, हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्टिंग प्लेट है, वर्टिकल यानी जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट करेगी। ये 3D इसको अज्यूम कर सकते हो, और जैसे जो वर्टिकल करेगी वो वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट्स, उनके ऊपर हमारी वोल्टेज गिवन होती है, और ये हमारे यहाँ पे जाके टकराएंगी फॉस्फोर के साथ, यहाँ पे स्ट्राइक करेंगे और हमारे यहाँ पे ल्यूमिनेशन क्रिएट होगा। ओके, तो बेसिक वर्किंग है। तो अब न्यूमेरिकल्स कैसे आते हैं इसके ऊपर, उसके लिए आपको सबसे पहले एक फॉर्मूला मैं बताना चाहूंगा डिफ्लेक्शन सेंसिटिविटी का, जो कि S से इंडिकेटेड होती है, और फॉर्मूला इसका L × ID / 2D EA। L क्या है हमारा डिस्टेंस बिटवीन स्क्रीन एंड सेंटर ऑफ डिफ्लेक्टिंग प्लेट, LD हमारी लेंथ ऑफ डिफ्लेक्शन प्लेट्स, एंड D हमारा क्या है डिस्टेंस बिटवीन डिफ्लेक्शन प्लेट्स, एंड E हमारा क्या है प्री एक्सेलरेटिंग एनोड की वोल्टेज। तो आपके पास सबसे पहले एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि डिफ्लेक्शन एंड सेंसिटिविटी की एक्सप्रेशन पूछ सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन आता है कि इनकी डिपेंडेंसी कैसे, कि अगर हमारा डिफ्लेक्शन प्लेट्स की लेंथ कम हो जाए तो हमारी सिस्टम की सेंसिटिविटी क्या होगी। तो अगर आप इस फॉर्मूले को याद रखेंगे कि ये कम होगी तो सेंसिटिविटी कम होगी। अब अगर इसे कंसेप्चुअली भी ऐसे याद कर सकते हैं कि जैसे ही हमारी लेंथ ऑफ डिफ्लेक्शन प्लेट्स कम होएगी, इसका मतलब हमारी डिफ्लेक्शन कम होएगी, क्योंकि जितनी ज्यादा उसकी लेंथ होगी उतना प्रॉपर हमारा डिफ्लेक्शन होगा। तो कम लेंथ में कम डिफ्लेक्शन होगा, कम डिफ्लेक्शन होगा तो कम डिफ्लेक्शन सेंसिटिविटी। ऐसे अगर हम डिस्टेंस ज्यादा कर देंगे तो ऑटोमेटिकली हमारी सेंसिटिविटी कम हो जाएगी। ऐसे ही डिस्टेंस बिटवीन डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स कम ज्यादा कर देंगे हम, तो क्या होगा, तो जो उनके क्रॉस वोल्टेज लगी है वो तो कांस्टेंट है, उसी वोल्टेज के कारण जो कम डिस्टेंस पे इफेक्ट आ रहा था वो ज्यादा था, तो वो भी अब कम हो जाएगा। तो ज्यादा डिस्टेंस से कम हो जाएगी तो ये इसकी इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। सिमिलरली अगर हम वोल्टेज बढ़ा देंगे एनोड के ऊपर तो ज्यादा एक्सेलरेट होंगे, तो जितनी ज्यादा एक्सेलरेशन होगी उतनी ज्यादा डिफ्लेक्ट कम होगी। तो इस प्रॉपर्टी को हम कह देते हैं हार्ड बीम। तो इसके ऊपर ये 2-3 टाइप से क्वेश्चन बनते हैं, इसे आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है डिफ्लेक्शन फैक्टर, ये क्या होता है 1/सेंसिटिविटी। जो नेक्स्ट PSUs के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो अपर लिमिट फ्रीक्वेंसी एंड बैंडविड्थ। तो आपसे वो पूछ सकते हैं सबसे पहले कि अपर लिमिट फ्रीक्वेंसी यानी लिमिट फ्रीक्वेंसी को कौन लिमिट करता है, तो वो करता है वर्टिकल प्लेट्स। और वो कैसे करती है, तो आप इस डेफिनेशन में पढ़ सकते हैं। एंड अपर लिमिटिंग फ्रीक्वेंसी इज डिफाइंड एज दैट फ्रीक्वेंसी एट विच ट्रांजिट टाइम इज इक्वल टू 1/4 ऑफ द पीरियड ऑफ वोल्टेज अप्लाइड टू वर्टिकल प्लेट्स। सिमिलरली बैंडविड्थ क्या है, ये एक रिलेशन आपको याद रखना है। कई बार ऑसिलोस्कोप की बैंडविड्थ पूछ लेते हैं और उसका राइज टाइम गिवन होता है, तो इट इज 0.35 अपॉन राइज टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पेक्ट्रम एनालाइजर। स्पेक्ट्रम एनालाइज क्या करता है, ये जो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन होता है अक्रॉस फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम फॉर गिवन इलेक्ट्रिकल सिग्नल उसको स्टडी करता है। इससे हम बैंडविड्थ, इफेक्ट्स ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ मॉड्यूलेशन एंड स्पूरियस सिग्नल जनरेशन के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। ये 2 मेजर कैटेगरीज में डिवाइड होता है, ऑडियो फ्रीक्वेंसी एनालिसिस एंड रेडियो फ्रीक्वेंसी एनालिसिस। तो स्टडी करते हैं। सपोज अगर आपके पास कंटिन्यूअस वेव सिग्नल है तो कंटिन्यूअस वेव सिग्नल के अंदर हमेशा एक एनर्जी होती है,
तो एक एनर्जी होती है तो इसके कारण सिर्फ इसमें पूरे स्पेक्ट्रा के अंदर एक स्पाइक आएगी। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन वेव के अंदर क्या होता है, इसके अंदर साइड बैंड्स बनते हैं दो, तो इसके अंदर एक फ्रीक्वेंसी और उसके दो साइड बैंड्स, तीन स्पाइक्स होंगी। नंबर ऑफ साइड बैंड्स फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड में बहुत ज्यादा होते हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ऐसे ही रेक्टेंगुलर पल्स के लिए जो स्पेक्ट्रा है ये आएगा। तो आपसे सिर्फ पेपर में ये पूछा जाता है कि इन पर्टिकुलर टाइप सिग्नल्स का स्पेक्ट्रा कैसा होता है, तो आप ये चारों याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है ट्रांसड्यूसर्स। तो ट्रांसड्यूसर्स के अंदर हमारे सिर्फ दो टॉपिक्स मेन है एग्जाम के लिए, इससे ज्यादा मैं आपको नहीं कहूंगा करने के लिए। मेजरमेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड मेजरमेंट ऑफ स्ट्रेन। स्ट्रेन से भी डिस्प्लेसमेंट का मेजर किया जा सकता है और स्ट्रेन से स्ट्रेन का भी मेजर किया जा सकता है। तो सबसे मेन चीज है इसमें LVDT, लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसड्यूसर, यूज्ड टू मेजर डिस्प्लेसमेंट ऑफ फ्यू mm टू सेंटीमीटर। वो बात अलग है, सेकेंडरी टर्म्स में हम प्रेशर का मेजरमेंट, फोर्स का मेजरमेंट, कितनी डिस्प्लेसमेंट हो रही है उसके अकॉर्डिंग इसको कैलिब्रेट करके यूज कर सकते हैं, जैसे प्रेशर, फोर्स एक्सेट्रा। इसका एडवांटेज क्या होता है LVDT का, इनफाइनाइट रेजोल्यूशन, लिनियरिटी, हाई सेंसिटिविटी एंड लो पावर कंजप्शन। ये आपको याद रखने हैं, सबसे ज्यादा मेन टॉपिक है इंस्ट्रूमेंटेशन के अंदर। नेक्स्ट है मेजरमेंट ऑफ स्ट्रेन। तो बेसिकली स्ट्रेन बहुत सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये किस पे ऊपर बेस्ड होता है, पीजो रेजिस्टिव इफेक्ट पे। पीजो रेजिस्टिव इफेक्ट क्या होता है, इट्स रेजिस्टेंस चेंजेस व्हेन कंडक्टर इज स्ट्रेन, और इसका गोज फैक्टर है 1 + 2V प्लस चेंज इन रेजिस्टिविटी ड्यू टू स्ट्रेन। V हमारी क्या है, पॉइजन रेशियो। इसके अंदर आपको सिर्फ ये चीज याद रखनी है, आप इसके ऊपर आपसे डायरेक्ट एक्सप्रेशन पूछी जा सकती है या एक न्यूमेरिकल दिया हुआ जिसमें सब कुछ गिवन होगा और आपको पॉइजन रेशियो निकालनी है। ओके, नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स। जो नेक्स्ट सिंपल क्वेश्चन बनता है कि आपसे पूछ सकते हैं परमानेंट मैग्नेट कॉइल किसके लिए होती है, तो ये सब डायरेक्ट करंट मेजरमेंट्स के लिए, और जो इंडक्शन है वो अल्टरनेटिंग करंट मेजरमेंट्स के लिए यूज होती है। ये इंस्ट्रूमेंट्स के टाइप है बेसिक प्रिंसिपल के जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज करते हैं। परमानेंट मैग्नेटिक मूविंग कॉइल, मूविंग आयरन, कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग बने हुए हैं। तो सिर्फ इसमें से दो इंस्ट्रूमेंट्स टाइप ऐसे हैं जो सिर्फ एक क्वांटिटी के लिए बने हैं, बाकी से हम AC और DC दोनों मेजर कर सकते हैं। तो इंडक्शन और PMMC ये आपको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट ब्रॉड कैटेगरी में हम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट्स एंड सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट्स। एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं, गिव क्वांटिटी टू बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट कांस्टेंट एंड इट्स डिफ्लेक्शन। जबकि सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट्स क्या करते हैं, गिव मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी डायरेक्टली, फॉर एग्जांपल एमीटर एंड वोल्टमीटर। ओके, अब सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर भी एक सबसे इंपॉर्टेंट टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स है इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स, जिनके अंदर एक हमारा पॉइंटर यूज होता है। और इन तरह के इंस्ट्रूमेंट्स की वर्किंग के लिए 3 टाइप्स की टॉक रिक्वायर्ड होती है। इसके ऊपर भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो 3 टाइप्स की टॉक कौन कौन सी है हमारी, डिफ्लेक्टिंग टॉक, कंट्रोलिंग टॉक एंड डैम्पिंग टॉक। डिफ्लेक्ट क्या करती है, इसकी डिफ्लेक्शन को स्टार्ट करती है। कंट्रोलिंग जब इसकी वैल्यू रीच हो जाती है, इसको वहां पे वो इक्विलिब्रियम पोजीशन में लेके आती है, कंट्रोलिंग टॉक। और डैम्पिंग जो इक्विलिब्रियम पोजीशन में आने के बाद जो ऑसिलेशंस होते हैं उनको स्टॉप करने के लिए हमें चाहिए होती है डैम्पिंग टॉक। जो कंट्रोलिंग टॉर्क है उसके लिए हमेशा यूज करते हैं स्प्रिंग मेथड, स्प्रिंग कंट्रोल मेथड। ओके, और स्प्रिंग जो मटेरियल होता है वो हमारा होता है फॉस्फोर ब्रॉन्ज। उसके अलावा अगर हम कोई मेथड यूज करते हैं तो वह है ग्रेविटी कंट्रोल, बट इसके अंदर एक डिसएडवांटेज है, इसका स्केल यूनिफॉर्म नहीं होता और क्राउडेड होता है, इट इज क्राउडेड इन बिगिनिंग। ओके, और जो डैम्पिंग मेथड्स है वो हमारे काफी सारे टाइप के हो सकते हैं, जैसे एयर फ्रिक्शन, फ्लूइड फ्रिक्शन, एडी करंट, जो भी चीज अपोज कर रही है। ओके, नेक्स्ट है सेंसिटिविटी। तो ये 3 तरह की सेंसिटिविटी हम डिफाइन कर सकते हैं, करंट सेंसिटिविटी, वोल्टेज सेंसिटिविटी एंड मेगा ओम सेंसिटिविटी। करंट सेंसिटिविटी डिफ्लेक्शन अपॉन करंट, वोल्टेज सेंसिटिविटी डिफ्लेक्शन अपॉन वोल्टेज, मेगा ओम सेंसिटिविटी न्यूमेरिकली इक्वल्स टू करंट सेंसिटिविटी एंड इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मेगा ओम रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस वन स्केल डिफ्लेक्शन व्हेन वोल्टेज अप्लाइड टू द सर्किट। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ आप करंट सेंसिटिविटी एंड वोल्टेज सेंसिटिविटी याद रख सकते हैं। अब बेसिकली सेंसिटिविटी पे क्वेश्चन कैसे आता है, इफ ओमेगा अपॉन V रेटिंग ऑफ वोल्टमीटर इज इंक्रीज्ड देन ओमेगा अपॉन V दिस इज द वोल्टेज सेंसिटिविटी। वोल्टमीटर की सेंसिटिविटी वो हम जो यूनिट्स हैं वो है ओमेगा अपॉन V। तो आप हमेशा ध्यान रखें सेंसिटिविटी इंक्रीज होगी, तो ये क्वेश्चन आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है DC एमीटर और DC वोल्टमीटर। अब DC एमीटर के अंदर अगर सपोज PMMC से बना है, उसकी कॉइल वाइंडिंग स्मॉल होती है, अगर कॉइल वाइंडिंग स्मॉल है तो उसके अंदर क्या होगा, करंट हमारा सिर्फ स्मॉल करंट कैरी करेगा।
इसका मतलब हम बहुत ही स्मॉल करंट्स मेजर कर सकते हैं डीसी एमीटर से, यानी माइक्रो एम्पियर से मिली एम्पियर तक की रेंज का। बट क्या एक्चुअली में ऐसा पॉसिबल है कि हम बड़े करंट्स को डीसी एमीटर से मेजर ना कर पाए? नहीं। तो उसका मतलब कोई ना कोई सिस्टम है जिसके कारण हम बड़े करंट्स को मेजर कर सकते हैं डीसी एमीटर से। तो वो क्या चीज है कि हम एक शंट रेजिस्टर लगा के अपने मैक्सिमम करंट को उधर से पास कर देते हैं और उस सिस्टम को कैलिब्रेट करके हम अपनी करंट मेजर कर सकते हैं। तो अगर हमें यहाँ पे करंट लाने के लिए रोकना है तो इसके पैरेलल में रेजिस्टेंस लगाना होगा। अब इसकी वैल्यू क्या रखें कि हमारा यहाँ पे कोयल के अंदर जो करंट है वो स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग रहे। तो इसकी वैल्यू हम करंट डिवाइडर रूल से निकाल सकते हैं। तो इस रेजिस्टेंस को निकालना है सबसे पहले हमारे पास इस कोयल की मैक्सिमम रेटिंग करंट की गिवन होगी और यहाँ पे टोटल करंट गिवन होगा जो हमारा है, ठीक है, यहाँ से हम निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है डीसी वोल्टमीटर। ऐसे ही अगर हमें कोयल इसकी स्मॉल है और इसमें करंट को लिमिट करना है तो हमें सर्किट का रेजिस्टेंस बढ़ाना पड़ेगा। रेजिस्टेंस कैसे बढ़ाएंगे? सीरीज के अंदर रेजिस्टेंस ऐड करके। तो अगर हम इसमें केवीएल लगाएंगे तो हमारा आरएस आ जाएगा V माइनस आई एम आर एम अपॉन आई एम। ओके, नेक्स्ट है क्यू मीटर। क्यू मीटर के अंदर क्या होता है? इट मेजर्स द क्यू क्वालिटी वेक्टर ऑफ कोयल डायरेक्टली। अब डायरेक्टली क्यू कहा मैंने, सपोज क्यू का जो फॉर्मूला है वो है ओमेगा नोड एल बाय आर। इस आर को हम मेजर नहीं कर सकते डायरेक्टली। क्यों नहीं मेजर कर सकते? क्योंकि आर डिपेंड ऑन फ्रीक्वेंसी। ये हमारा स्किन इफेक्ट होता है। हाई फ्रीक्वेंसीज के ऊपर जो हमारा करंट है वो सिर्फ कंडक्टर के सरफेस से फ्लो करता है, तो उसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो डिक्रीज हो जाता है। और जो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है? रो एल अपॉन ए डिक्रीज हो गया तो रेजिस्टेंस इंक्रीज कर जाता है। तो क्यू मीटर हमें इसलिए चाहिए कि ताकि हम डायरेक्टली क्यू को मेजर कर पाए। तो इसका रिजल्ट क्या होता है? इन क्यू मीटर इनपुट वोल्टेज इज मैग्नीफाइड बाय क्यू टाइम्स। ओके, यूजेस क्या क्या है इसके? क्यू का मेजरमेंट इंडक्टेंस का, रेजिस्टेंस का, कैपेसिटेंस का एंड बैंडविड्थ का। तो ये फॉर्मूले आपने नेटवर्क थ्योरी में किए होंगे, वो आपको याद होने चाहिए। जैसे Q इज इक्वल टू ओमेगा नोड एल बाय आर इज इक्वल टू ओमेगा नोड अपॉन ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 समथिंग लाइक दैट। ये फॉर्मूले आपने नेटवर्क थ्योरी में मैंने कराए थे, वहां से आप इनको रिमेम्बर कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। फॉर मोर टिप्स सब्सक्राइब माय चैनल एक्सपीरियंस रूट।